Hello students, welcome to Arihant पढ़ाकू. I am your biology mentor स्मृति पांडे. बच्चों, अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना 11th क्लास का बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओवरऑल इसमें हम लोग को पढ़ना है कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता कैसे है, जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है. तो इसमें बच्चों बेसिकली आपको जानना है कि किस टाइप के हार्मोन्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है? नेम एनी 4 डिफरेंट केमिकल नेचर ऑफ देम विथ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. हमें बताना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है और किसी 4 केमिकल नेचर वाले के नाम बताने हैं, साथ में उनका एग्जाम्पल भी देना है. क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट. सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पूछा था, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसे शॉर्ट फॉर्म में PGR भी कहा जा सकता है. ये स्मॉल होते हैं, थोड़े होते हैं, कम होते हैं, स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े सिंपलेस्ट टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं. लाइक कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ये बड़े सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं. सिक्रीटेड इन माइन्यूट क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं. दैट इन्फ्लुएंस वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन प्लांट, जो कि बहुत सारे प्लांट के फंक्शंस को हेल्प करता है. लाइक प्लांट को बड़ा होने में, प्लांट के नोड का फॉर्म करने में, प्लांट के फ्लावर्स का फॉर्मेशन करने में, सब कुछ. प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी फॉर्म करने में, राइपनिंग में, सब में हेल्प करते हैं. दे आर ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, थोड़े अलग अलग इनके केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं. लाइक अब 4 एग्जाम्पल पूछे थे, नेम पूछा था. तो सबसे पहले है इंडोल कंपाउंड सच एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसको हम लोग IAA भी पढ़ते हैं. दूसरा है एडेनिन डेरिवेटिव, जैसे कि काइनेटिन होता है, आपका N6 फरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन है. ये 2 चीजें हो गई. तीसरा है आपका डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स. ये क्या होते हैं? जैसे आपके एब्सिसिक एसिड होते हैं ना, वो इसमें बेसिक एग्जाम्पल आते हैं जिसको हम लोग ABA के नाम से भी जानते हैं. एंड द लास्ट वन इज टर्पेंस, जिसे हम लोग कहते हैं गिब्रेलिक एसिड. ठीक, तो ये आपके 4 केमिकल्स हैं विथ एग्जाम्पल्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. राइट अबाउट द टाइप ऑफ ऑक्सीन्स. ऑक्सीन्स के बारे में बताना है कि कितने टाइप के होते हैं. तो सिंपली जो आपके ऑक्सीन्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक. 2 बेसिक कैटेगरी होती है ऑक्सीन्स की. सबसे पहले है नेचुरल ऑक्सीन, जैसा हमने बताया अभी. तो ये जो नेचुरल ऑक्सीन होता है ये नेचर में होता है, मतलब प्लांट खुद ब खुद डेवलप कर लेता है इसे. लाइक दे अकर नेचुरली इन प्लांट्स एंड फंगाई. कहाँ कहाँ पे होते हैं? प्लांट्स और फंगाई में. जैसे इसके एग्जाम्पल हैं इंडोल एसिटिक एसिड IAA एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IBA. क्लियर? ये हो गया. दूसरा होता है सिंथेटिक ऑक्सीन्स. सिंथेटिक ऑक्सीन्स जो होते हैं बेटा ये मैन मेड होते हैं या फिर हम लोग इसको बनाते हैं. सो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंथेटिक कंपाउंड. अब ह्यूमंस अगर बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? केमिकल से ही तो बनाएंगे. हम लोग अगर फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? केमिकल से ही बनाते हैं. तो अगर ह्यूमन बना रहे हैं तो वो सिंथेटिक होगा और दूसरे ये बने होंगे सिर्फ केमिकल से. कॉज सेवेरियल रिस्पॉन्स टू IAA. They can easily move in all direction inside of plants. Move, ये बड़े easily plant में हर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको मूवमेंट में. लाइक इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये होते हैं नैप्थलीन एसिटिक एसिड NaA, 2,4-A डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D. क्लियर? और ये जो ऑल दीज टाइप के ऑक्सीन्स होते हैं ये एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में. कहाँ होंगे भाई? तो ये बेसिकली प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, तो इनको हम प्लांट में ही तो यूज करेंगे. तो जो एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग लैंड होता है जहाँ पे फार्मर्स अपने क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, वहाँ पे यूज होते हैं. हॉर्टिकल्चर जहाँ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ होती है, वहाँ पे यूज किया जाता है. तो इनका ऑक्सीन्स का यूज मेनली इन जगहों पे होता है. क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है आपको बीच बीच में कुछ ऐसे मिलेंगे जहां पे कुछ स्पेसिफिक केसेस दिए होंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बड़े सही होते हैं, इससे आप एग्जाम्पल से समझ जाते हो कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है या इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो वो दिमाग में ज्यादा बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन बॉटनिकल गार्डन एंड टी गार्डन, गार्डनर्स ट्रिम द प्लांट। आपने देखा होगा कि जब हम लोग गार्डन्स वगैरह में जाते हैं जहाँ अच्छे गार्डन होते हैं, तो वहाँ पे जो गार्डनर्स होते हैं वो ट्रिम करते रहते हैं, सीजर लेके कट करते रहते हैं प्लांट के टॉप वाले पार्ट को। ओके, नाउ सो दैट दे रिमेन बशी। क्यों करते हैं? ताकि वो बशी बशी टाइप के रहे, मतलब फैले फैले रहे। डज दिस प्रैक्टिस हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन? क्या इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? ये हमें बताना है, ठीक है। द एपिकल बड प्रेजेंट इन टी एंड अदर प्लांट, जो एपिकल बड प्रेजेंट होता है टी में, जहाँ पे टी की गार्डनिंग होती है, जैसे दार्जिलिंग वगैरह साइड में अगर हम लोग जाएं तो वहाँ पे टी की गार्डनिंग होती है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो टी के प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे होते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा बढ़े ना, फैले ना, और नीचे ही वो बशी एरिया में रहे, मतलब फैलते रहे बस। अब सी, इसका रीज़न हमें यहाँ से पता चलेगा इस आंसर में। सी, जो एपिकल बड प्रेजेंट होते हैं टी में या फिर अदर प्लांट्स में जिनकी हम लोग कटिंग कर देते हैं या गार्डनर्स कट कर देते हैं, उनमें जो ग्रोथ होती है लेटरल बड की इन देम बाय रिलीजिंग ऑक्सिन हार्मोन। किससे होते हैं वो? कैसे होंगे वो? ऑक्सिन हार्मोन की हेल्प से होते हैं। नाउ ये जो फिनोमिना होता है इसे हम लोग कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। इसके बाद देखिए, ट्रिमिंग की वजह से रिमूव हो जाते हैं एपिकल बड। एपिकल बड क्या होंगे? ट्रिम जब हम लोग करते हैं तो जो एपिकल बड होते हैं, टॉप वाली लेयर होती है, वो रिमूव हो जाती है। एंड अलाउइंग द लेटरल बड टू ग्रो। और फिर अब जब टॉप लेयर कट चुकी है तो क्या होगा भाई? नीचे वाली जो लेटरल लेयर होगी, वो लेटरल बड जो होता है वो ग्रो करने लगता है एंड गिव प्लांट अ डेंस बशी अपीयरेंस, और जिसकी वजह से हमारा प्लांट कैसा हो जाता है? बशी अपीयरेंस टाइप विजुअलाइज होने लगता है। क्लियर? नाउ ये जो इसका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है फॉर दी ट्रिमिंग मेथड, वो ये है कि एपिकल बड जो होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है एंड दस ये रिजल्ट देता है रिमूवल ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का रिमूवल हो गया। जब एपिकल बड कट गया है तो ऑक्सिन जो है वो रिमूव हो जाता है एंड द फिनोमेना ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज ओवरकम। और इसकी वजह से क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा, यही इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगर कभी आप प्लांट्स देखिएगा कट होते हुए तो सोच लीजिएगा किस वजह से हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन एंड ग्रोथ हार्मोन कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल एलोंगेशन। ऑक्सिन और ग्रोथ हार्मोन जो होते, ऑक्सिन जो होते हैं दे आर ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये कह रहे हैं ऑक्सिन जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल एलोंगेशन। Clear? Now they have been used in horticulture to promote growth, flowering and rooting. Horticulture में इनको यूज किया जाता है ताकि इनमें प्रॉपर प्लांट्स में फ्लावरिंग हो सके, प्लांट्स की ग्रोथ हो सके, उनमें रूटिंग हो सके। सी, राइट अ लाइन टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू ऑक्सिन। हमें इन सब के बारे में बताना है ऑक्सिन से रिलेट करके। सबसे पहले दिया हुआ है ऑक्सिन प्रिकल्सर्स, दूसरा दिया हुआ है एंटी ऑक्सिन्स और तीसरा दिया हुआ है सिंथेटिक ऑक्सिन्स। क्लियर? चलिए भाई बता देते हैं हम लोग। ऑक्सिन जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन होते हैं, आपको अभी तक तो पता ही चल गया होगा। नाउ ये प्लांट के ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, हर प्लांट के। ठीक है? सी, ऑक्सिन प्रिकर्सर जो होते हैं आर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू इनिशियल सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। ये रॉ मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से इनिशियल सिंथेसिस होता है ऑक्सिन का। फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज को अगर स्टार्ट करना होता है तो कुछ ना कुछ बेसिक चाहिए होता है। जैसे आपने घर में दही जमाई होगी कभी या देखा होगा कि दही कैसे जमता है, तो एक छोटा स्पून हमें दही का चाहिए होता है, कर्ड का चाहिए होता है, उसको हम लोग मिल्क में डाल देते हैं तो वो बन जाता है हमारा पूरा का पूरा कर्ड, दही बन जाती है। वैसे ही इसको भी कुछ थोड़ा सा चाहिए होता है, मतलब ये एक रॉ मटेरियल होता है जिसकी वजह से इनिशियल सिंथेसिस होती है
ऑक्सीन की। नाउ इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ये क्या होते हैं? एडेनिन कंपाउंड एंड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो ये होते हैं आपके ऑक्सीन प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब जो प्रिकर्सर करता हो, इनिशिएट करता हो। ओके, नेक्स्ट चीज है आपकी एंटीऑक्सीन। ये क्या होते हैं भाई? तो एंटीऑक्सीन्स जो होते हैं ये कंपाउंड होते हैं जो इनहिबिट करते हैं एक्शन ऑफ ऑक्सीन्स को, के एक्शन को इनहिबिट करते हैं। पहले ही लिख दिया गया है एंटी, मतलब कि इससे उसकी पटेगी ही नहीं, एंटी हो गई है ना, तो ये उसके साथ इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिशन शो करते हैं। सो एग्जांपल पी क्लोरोफेनॉक्सी आइसोब्यूटाइरिक एसिड, जिसे हम लोग PCIB भी कहते हैं, और ट्राइडोबेंजोइक एसिड, ये है आपके एंटीऑक्सीन्स। तीसरी चीज बचती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं भाई हम लोग, सिंथेटिक ऑक्सीन्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, सिंथेटिक ऑक्सीन्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, प्लांट्स इसे बनाते नहीं हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए ही ये बनाया जाता है और ये कैपेबल होते हैं प्लांट्स के हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। सो सिंथेसाइज are not by plants, they are made by mans, but artificially by man। बता दिया हमने। Now इसमें आते हैं 2,4-D, वेडिसाइड, NA, डाइकाम्बा एंड IBA, which are natural as well as synthetic auxin। क्लियर? ये इसमें कुछ ये नेचुरल भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक भी हैं। Now नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। What are the different application of auxin in the field of agriculture and horticulture? हमें बताना है ऑक्सीन का अलग अलग एप्लीकेशन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में। बता लेंगे आप? कर लेंगे? चलिए देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं इसमें। सी डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करें बच्चों, अगर हम लोग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, इंडस्ट्री में, मतलब कि जहाँ पे फार्मिंग होती है, गार्डनिंग होती है, वहाँ पे देखें तो ऑक्सीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सी कैसे? सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इरेडिकेशंस ऑफ वीड्स। वीड्स जानते हो आप लोग क्या होता है? वीड्स जो होते हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। जैसे जहाँ पे मान लीजिए वीट लगाया गया है, गेहूं लगाया गया है, और वहाँ पे कोई ऐसा प्लांट ग्रो कर गया जो वीट का नहीं है, कोई और प्लांट है, लाइक कोई ग्रास हो सकती है, कुछ और हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वीड्स कहलाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई पर्टिकुलर प्लांट लगाया गया है, जैसे वीट का प्लांट हमने लगाया और साथ में मस्टर्ड भी ग्रो कर गया, तो मस्टर्ड उसके लिए वीड्स का काम करेगा। कोई भी अनवांटेड जिसको हमने लगाया नहीं है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो वीड्स कहलाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है उस टाइम की जो न्यूट्रिशन, जो फर्टिलाइजेशन हम लोग अपने वीट प्लांट के लिए दे रहे हैं, वो मस्टर्ड प्लांट भी लेगा, ग्रो करेगा, साथ में उसके आसपास के जो प्लांट्स होंगे वहां पे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, है ना, तो वो उसका न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेगा। तो इस चीजों को बचने के लिए उसको वीड्स कहा जाता है, और वीड्स जो होते हैं इनको हटाया जाता है। मतलब कोई भी नहीं चाहता कि उसके फार्म में या कहीं भी जहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर रहा है या हॉर्टिकल्चर कर रहा है, कोई ऐसा प्लांट ग्रो अप हो जाए जिसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये वीड्स जो होते हैं ना, ये बहुत मतलब कहें कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ता है। नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीन्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं विडिसाइड और हर्बिसाइड के फॉर्म में। सी एप्लीकेशन जो होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड का वाइडली यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स। ये सिर्फ डाइकोटिलेडोनस वीड्स को ही किल करते हैं, मोनोकोटिलेडोनस को नहीं किल करते हैं। मोनोकोटिलेडोनस जो प्लांट्स होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये उसका एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा देखते हैं, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो ऑक्सीन होते हैं ये सेल के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, सेल के डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो बेसिक सी चीज है, बिसाइड सेल इलोंगेशन ऑक्सीन में ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। क्लियर? नाउ कंट्रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन। सी ऑक्सीन जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन स्टेम्स एंड रूट। जाइलम फ्लोएम स्टेम और रूट में होते हैं, तो इनके डिफरेंशिएशन को भी ये कंट्रोल करते हैं। नाउ इनके एविडेंसेस होते हैं, जैसे लो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीन का, तो ये इंड्यूस करते हैं फ्लोएम डिफरेंशिएशन को। किसको इंड्यूस करेंगे? फ्लोएम डिफरेंशिएशन को। और अगर हायर होगा तो क्या करेंगे भाई? तो अगर हायर होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम
टिश्यू। गलती से ये मत कर दीजिएगा कि लो है तो उसने फ्लोएम को डिफरेंशिएट किया और हाई है तो जाइलम को ही सिर्फ करेगा, वो जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यूज को करता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ठीक, तो ये उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हो गए जो आपको पता होना चाहिए, और अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए, explain how the cytokinins ABA and ethylene hormones are discovered। हमें बताना है कि जो साइटोकाइनिन है, ABA है एंड एथाइलिन हार्मोन है, ये कैसे डिस्कवर किया गया। देखो बच्चों, ये जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हम आपको बताते हैं कि ये किस पेज पे दिया हुआ है। सी, ये क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 71 पे, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे इनके डिस्कवरी हुई थी। स्टार्ट करें? ओके, डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन। सी, क्या हुआ था, एफ.एस. कुक एंड हिज कोवर्कर, एफ.एस. कुक और उनके कोवर्कर्स ने मिलकर साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की। बट कैसे? लेट्स सी। स्टडीड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जानते हो, टिश्यू जो होता है उसको लैब में ग्रो करवाया जाता है। क्लियरली, जैसे एक छोटा पार्ट ले लिया सेल का, प्लांट के सेल का, प्लांट के टिश्यू का, फिर उसको कुछ आर्टिफिशियल मीडिया के थ्रू, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे उसको ग्रो करवाया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, तो वो ग्रो अप करते हैं। नाउ इन्होंने जब देखा न्यूट्रिशन मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है टिश्यू कल्चर की, सो इन लोगों ने न्यूट्रिएंट बनाना स्टार्ट किया। अब ये न्यूट्रिएंट बना कैसे, तो सी, फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम। कहां से बना? जो इंटरनोडल सेगमेंट होता है टोबैको प्लांट का, उससे मिला इन लोग को। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इंटरनोडल सेगमेंट होता है, जिसे हम लोग कैलस कहते हैं, इसका मतलब, कैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मतलब कोई डिफाइंड नहीं होता, बहुत ज्यादा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मास ऑफ सेल होते हैं। सो कैलस प्रोलिफरेटेड ओनली व्हेन द न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग ऑक्सीन was supplemented with the extract of vascular tissue or yeast और coconut milk। क्या ऑब्जर्व किया बच्चों इन्होंने? तो इन्होंने ऑब्जर्व किया जो इंटरनोडल सेगमेंट था, ओके, वो कैलस था, प्रोलिफरेटेड था। इसको जब न्यूट्रिएंट मीडियम जो ऑक्सीन में डाला गया, तो वो सप्लीमेंट हुआ विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, या फिर ईस्ट हो सकते हैं, या कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क आप जानते हैं उसमें एंडोस्पर्म होते हैं, बहुत सारे एंडोस्पर्म होते हैं। तो ये एफ.एस. कुक एंड उनके कोवर्कर्स की थ्योरी थी, या उन्होंने डिस्कवरी दी थी साइटोकाइनिन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेटर फाउंड दैट जो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट थे उसमें, दैट इज कोकोनट मिल्क। अब इसको मॉडिफाइड किया गया, मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं ये एडेनिन के, विच वॉज क्रिस्टलाइज, जो कि क्रिस्टलाइज हो जाता है, और आइडेंटिफाई किया गया इसको एज अ काइनेटिन। काइनेटिन के फॉर्म में इसको आइडेंटिफाई किया गया। फर्दर जो कंपाउंड थे ये शो कर रहे थे काइनेटिन लाइक प्रॉपर्टीज, वे टर्म्ड एज साइटोकाइनिन। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एक कंपाउंड मिल गया काइनिन, और जो काइनेटिन मिल गया, और जो उसके जैसे कुछ शो कर रहे थे, प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, उसको नाम दे दिया गया साइटोकाइनिन्स का। क्लियर? तो ये डिस्कवरी थी आपके साइटोकाइनिन की। दूसरी चीज पे आते हैं, एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में भी तो पूछा है। सो विद द प्रोग्रेशन रिसर्च हुआ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में रिसर्च हुआ। तो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे जिन्होंने रिपोर्ट किया था प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन। प्यूरिफाई किया और केमिकली कैरेक्टराइज किया, मतलब जैसे वाटर आरओ का पानी प्यूरिफाई होता है ना, वैसे उसको प्यूरिफाई किया, फिर उसको केमिकली कैरेक्टराइज किया, मतलब कौन कौन से केमिकल्स है उसमें, और 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स ड्यूरिंग मिड 1960। अब सी, ये जो इनहिबिटर्स थे वो थे आपके इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। क्लियर? बाद में ये प्रूव हुआ कि ये जो केमिकली आइडेंटिकल नेचर होते हैं वे आर नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड। क्या हुआ बाद में?
इनका जो सिमिलरली आइडेंटिकल नेचर होता है, केमिकली आइडेंटिकल नेचर, उसे हम लोगों ने नाम दिया एब्सिसिक एसिड। ओके, नाउ बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन की। इथाइलिन भी तो पूछा है क्वेश्चन में। सो इथाइलिन की डिस्कवरी के बारे में बताया बच्चों, तो ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग है। कुजीन्स ने 1910 में बताया था कि कोई वोलाटाइल सब्सटेंस होता है जो राइपेंड सब्सटेंस से निकल के अनराइप में पहुंच जाता है और उसको भी राइपेंड बना देता है। सी, इन्होंने देखा था फ्रॉम कन्फर्म द रिलीज ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस। राइपेंड ऑरेंजेस से निकलते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इनहेंस कर देते हैं राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप्ड बनाना, जो इन्होंने देखा था। लाइक इन्होंने क्या किया, ऑरेंजेस जो राइपेंड ऑरेंजेस थे उनको रख दिया और अनराइप जो बनानास थे उनको रख दिया। कुछ टाइम बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ इससे वोलाटाइल सब्सटेंसेस है जो निकल रहे हैं ऑरेंजेस से निकल के बनाना में जा रहे हैं। अब ये वोलाटाइल सब्सटेंसेस कौन से थे? सो ये वोलाटाइल सब्सटेंसेस गैसियस फॉर्म में थे और इनका नाम दिया गया इथाइलिन। ये भी ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। क्लियर? तो ये आपकी डिस्कवरी थी तीनों की जो हम लोगों ने देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Gibberellins were first discovered in Japan when rice plant were suffering from Bacne foolish seedling disease caused by a fungus। एक फंगस के थ्रू राइस में डिजीज हो रही थी। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था जापान में कि राइस प्लांट्स सफर हो रहे थे फ्रॉम बैकने, जो कि कॉज्ड हो रहा था बाय अ फंगस। नाउ गिव टू फंक्शन ऑफ दीज फाइटोहॉर्मोन। हमें इसके दो फंक्शंस बताने हैं फाइटोहॉर्मोन के इसके। ओके, विच प्रॉपर्टी ऑफ गिबरेलिंस कॉज्ड फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस। हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है गिबरेलिंस की जो कॉज करती है फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस। क्लियर? तो चलिए पहले हम लोग बताते हैं दो फंक्शन ऑफ फाइटोहॉर्मोन का। सो जो फंक्शन है हार्मोन फाइटोहॉर्मोन गिबरेलिंस के, दैट इज प्रोड्यूस द फिनोमेना ऑफ बोल्टिंग, द ग्रोथ ऑफ द इंटरनोडल रीजन ऑफ स्टेम इन रोजेट प्लांट। देखो ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं फिनोमेना ऑफ बोल्टिंग। अब ये क्या होता है भाई? सो ये ग्रोथ होते हैं इंटरनोडल रीजन, स्टेम पे जो इंटरनोडल रीजन पे ग्रोथ होती है उसमें, लेकिन ये होते हैं सिर्फ रोजेट प्लांट में। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल दिया गया है रोजेट प्लांट का, और भी प्लांट्स में होते हैं। इंड्यूस सीड जर्मिनेशन एंड ब्रेक बड एंड सीड डोमेसी। ये क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं सीड के जर्मिनेशन को। जो सीड जब जर्मिनेट होता है, जैसे अगर हम लोग सीड मिट्टी में लगाते हैं, सैंड में लगाते हैं, आपने पॉटिंग की होगी कभी तो देखा होगा कुछ छोटा सा निकल जाता है व्हाइट कलर का। सो वो जर्मिनेशन होता है ना? तो ये इंड्यूस करते हैं सीड के जर्मिनेशन को और ब्रेक करते हैं बड को इनटू सीड डोमेसी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो राइस के बारे में कह रहे थे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, विच प्रॉपर्टी ऑफ गिबरेलिंस कॉज्ड फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस। अब हमको इसका आंसर देखना है। ओके, सो जो राइस सीडलिंग होती है, ये प्लांट होते हैं, ये शो करते हैं एक्सेसिव ग्रोथ। एक्सेसिव ग्रोथ शो करते हैं इंटरनोडल रीजन में, जो कि इन्फेक्टेड होते हैं विथ फंगस। जो इंटरनोडल रीजन होता है, जब राइस प्लांट की ग्रोथ होती है तो वहां पे इंटरनोडल रीजन होता है। अब उस इंटरनोडल रीजन में कभी कभी ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं विथ फंगस। देखो राइस का प्लांट जो होता है इसको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और फंगस वाटर के पास बड़ा इजीली ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये उसको ग्रो करने में हेल्प कर देते हैं। नाउ ये जो फंगस होता है ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन, जिसे हम लोग GA कहते हैं, विच मेक प्लांट टॉलर। अब इससे ये प्लांट को क्या बना देता है? टॉलर देन द नॉर्मल प्लांट। नॉर्मल प्लांट से ये उसको बड़ा बना देता है। फुलिशली एंड मेनी रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ प्लांट, मतलब उसको बेवकूफ बना के एक तरीके से बड़ा कर देता है। ठीक है? और उसकी वजह से क्या हो जाता है? प्लांट की डेथ हो जाती है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं फुलिश डिजीज ऑफ राइस या प्लांट। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। So, how does spraying of sugarcane plant with gibberellins increase the yield of sugar? कह रहे हैं शुगर केन प्लांट पे अगर गिबरेलिंस का स्प्रे किया जाए इस फाइटोहॉर्मोन का, तो इसकी वजह से कैसे बढ़ जाता है शुगर का यील्ड। ठीक है? ओके, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं।
सो स्प्रे जब करते हैं हम लोग शुगर प्लांट्स पे गिबरलिंस का, तो ये इंक्रीज कर देते हैं द यील्ड ऑफ शुगर, दैट इज अ ट्रू थिंग। बट कैसे? स्प्रेइंग जो होता है वो इंक्रीज कर देता है लेंथ ऑफ इंटरनोड, जो इंटरनोड्स की लेंथ होती है ना उसको बढ़ा देता है। अब उसको बढ़ा देगा भाई तो शुगर का प्रोडक्शन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो शुगर केन आपने देखा होगा ना, गन्ने खाए होंगे, तो वो जो शुगर केन होता है उसके जब नोड्स बढ़ जाएंगे, इंटरनोड्स बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है शुगर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। तो यही चीज रीजन है उसके बढ़ने का, जो लेंथ होती है इंटरनोड्स की वो बढ़ जाती है, लेंथी हो जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं मोर शुगर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। राइट इन डिटेल अबाउट एब्सिसिक एसिड, मतलब हमें यहाँ एब्सिसिक एसिड के बारे में डिटेल में बतानी है। चलिए, सो इट इज स्लाइटली एसिडिक फाइटोहॉर्मोन। ये क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के फाइटोहॉर्मोन होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? दैट एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करते हैं बाय काउंटरएक्टिंग विथ अदर मेंशन्ड ग्रोथ हार्मोन। अदर मेंशन्ड ग्रोथ हार्मोन जो है, जैसे ऑक्सिन्स है, गिबरलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, इनके साथ ये काउंटरएक्टिंग करके शो करते हैं, ये इनहिबिटर का काम करते हैं। फाइन। नाउ दस लाइक अदर प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम लोग पीजीआर भी कहते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया, इसके पास भी वाइड रेंज के इफेक्ट होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के, मतलब इसका भी इफेक्ट पड़ता है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। ओके, सो एज इट इज प्रोडक्शन इट स्टिमुलेटेड अंडर स्ट्रेस। जब इसका प्रोडक्शन होता है तो ये स्टिमुलेट होता है स्ट्रेस कंडीशन में। स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है? अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि ह्यूमंस के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। मतलब जो हम लोग चाहते हैं वो हो नहीं पाता तो वो स्ट्रेस कॉज कर देता है। लाइक हमें नंबर चाहिए 90% या मोर देन दैट, आ गए अगर 80% के नियर अबाउट तो स्ट्रेस हो गया, या फिर कोई मनचाहा काम नहीं हुआ तो स्ट्रेस हो गया। तो प्लांट्स के भी लिए भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जैसे ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाना होता है, एक्सेस ऑफ वाटर लॉगिंग हो जाता है, बारिश हो जाती है, कभी कभी आपने सुना होगा बाढ़ फ्लड आ जाते हैं तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो ये सब रीजंस जो होते हैं ये स्ट्रेस कंडीशन होते हैं प्लांट्स के लिए। या फिर एक्सेसिव टेम्परेचर, जैसे गर्मियों में हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, तो उसका भी प्लांट्स पे इफेक्ट पड़ता है। सो इट इज़ नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। इट एक्ट एंटागोनिस्टिकली टू गिबरेलिक एसिड। ये एंटागोनिस्टिकली काम करता है गिबरेलिक एसिड पे, मतलब ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। क्लियर? चलिए, एब्सिसिक एसिड जो होते हैं ये शो करते हैं कई सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। कैसे? ये एक प्राइमरी रोल होता है इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोमेसी ऑफ बड एंड सीड्स। ये हमें प्राइमरी रोल शो करते हैं एब्सिशन के लिए और डोमेसी ऑफ बड्स एंड सीड्स के लिए। इसके बाद बाय इंड्यूसिंग डोमेसी ये हेल्प करते हैं सीड्स को to withstand the desiccation and other factors related to unfavorable growth. Clear? Now ये एक्ट करते हैं एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह और इनहिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स को, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को भी ये इफेक्ट करते हैं। इट हैज इट्स रोल इन इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। देखो ओवरऑल ये जितनी चीजें दिख रही हैं, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये इनहिबिशन का काम करता है प्लांट के लिए। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो उसको कॉज करता है, परेशान करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो ये प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। यहाँ पे ये देखो सीड डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं क्लोजर टू स्टोमेटा, स्टोमेटा के पास में ही ये स्टिमुलेट होते हैं। नाउ ये प्रमोट करते हैं एजिंग को बाय द डीकम्पोजिंग क्लोरोफिल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, दस लीफ टर्न येलो बिफोर फॉलिंग। देखो अब एजिंग होता है, एजिंग मतलब बढ़ना, एज जो बढ़ती है उसको, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में होता है चेहरे पे फेस पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बाल जो होते हैं वो वाइट होने लगते हैं, उम्र जो बढ़ती है दैट इज एजिंग। तो प्लांट्स में भी ये प्रमोट करने लगते हैं एजिंग को। अब इसकी वजह से क्या होता है? डिकम्पोजिंग होने लगता है
क्लोरोफिल का। उसके बाद जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं उन पर भी ये इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं वो येलो कलर की होने लगती हैं फॉलिंग के पहले। मतलब प्लांट की लीव्स येलो तो होती हैं एक टाइम पे, लेकिन ये समय से पहले ही उसको येलो कर देते हैं। क्लियर? तो ये चीज होती है इनके साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which plant hormone can transform genetically dwarf plant into tall plant? State the mechanism involved with suitable example. हमें बताना है कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन होता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट से टॉल प्लांट में। ना उसका मैकेनिज्म भी बताना है एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैबेज और शुगर बीट। कैबेज खाए हो आप लोग? जो कैबेज होते हैं जिसे हम लोग हिंदी में पत्ता गोभी भी कहते हैं, शुगर बीट प्लांट्स होते हैं। ये जो कैबेज और शुगर बीट के प्लांट्स होते हैं ये होते हैं रोजेट हैबिटेट ऑफ लीफ। इनके पास कैसे हैबिट होते हैं? रोजेट हैबिट के होते हैं। ये जो लीव्स होते हैं इन प्लांट्स के ये कंडेंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड एरिया। इनके जो इंटरनोडल एरिया होता है स्टेम का वो शॉर्टनिंग होने लगता है, शॉर्ट होने लगता है। इट इज अ जेनेटिक कैरेक्टर। क्या होता है ये? जेनेटिक कैरेक्टर है ना। जब हम लोग स्प्रे करते हैं GA3 सोल्यूशन को ऑन दीज प्लांट तो ये बिकम एबनॉर्मली टॉल, मतलब झटके से ये बढ़ जाते हैं। किसी मतलब कोई वो नहीं होता कि कितना बढ़ेंगे, एबनॉर्मल तरीके से ये बढ़ जाते हैं, है ना। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इंटरनोडल एरिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो इंटरनोडल एरिया होता है वो बढ़ जाता है। Thus, such genetically dwarf plant is made tall by GA3। तो ऐसे हम लोग छोटे प्लांट्स को बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। How are गिबरलिंस यूजफुल इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी? हमें बताना है गिबरलिंस कैसे यूजफुल होते हैं एग्रीकल्चर में जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। गिव एनी 3 पॉइंट इन सपोर्ट योर आंसर। 3 पॉइंट्स भी बताने हैं हमें जिससे हमारे आंसर को सपोर्ट मिल सके। ओके, गिबरलिंस जो होते हैं ये यूजफुल होते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। सी हाउ। एप्लीकेशन जो होता है गिबरलिन का ये इंक्रीज कर देता है लेंथ ऑफ द स्टेम और इंक्रीज कर देते हैं यील्ड शुगर केन की शुगर में। जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देखा था जो इंटरनोडल एरिया होता है शुगर केन का वो बढ़ जाता है जिस वजह से शुगर की ज्यादा प्रोडक्शन होने लगती है, यील्ड ज्यादा मिल जाती है हमें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है गिबरलिंस जो होते हैं ये डिले कर देते हैं एजिंग में और प्रिवेंट कर देते हैं प्री मैच्योर फ्रूट को ड्रॉप होने से। जैसे प्लांट जो ट्री होती है लाइक मैंगो, एप्पल, बहुत सारी ट्री होती है जिनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो गिबरलिंस होता है ये एजिंग को डिले कर देता है, मतलब रोक रोक के थोड़ा धीरे धीरे आने देता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर फ्रूट जो होते हैं, मतलब जो पूरे के फ्रूट पके नहीं होते हैं, राइप नहीं होते, वो पेड़ से गिर नहीं पाते हैं, वो थोड़ा स्टेबल रहते हैं। So next है they can cause fruit like apple to elongate and improve in shape। ये जो हम लोग आपने फ्रूट खाया होगा एप्पल, तो ये उसके एप्पल को elongate भी करते हैं, उसको शेप भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये 3 आपके आंसर को स्टेट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका आंसर है। चलिए, what are the physiological effects of साइटोकाइनिन? हमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताना है साइटोकाइनिन्स का। क्लियर? चलिए भाई बताते हैं। सबसे पहले साइटोकाइनिन जो होते हैं इसका कुछ इफेक्ट होता है प्लांट पे। सबसे पहली चीज जो होती है ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट या कहें कि बेसिक चीज होती है। लाइक सेल को क्या रिक्वायरमेंट होता है? सेल तो सबसे पहले सेल डिवीजन ही चाहेगा, है ना। तो ये उसको प्रमोट करते हैं कि चलो सेल डिवीजन हो जाए। ये बहुत मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है काइनेटिन, प्लांट्स के काइनेटिन हार्मोन का, जो कि प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। फाइन। नाउ ये इंड्यूस करते हैं सेल डिवीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। उसको एकदम सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन दे देते हैं और कहते हैं भाई तुम अच्छे से सेल डिवीजन कर लो।
ठीक है, तो ये काम ये करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। रिड्यूस एपिकल डोमिनेंस। नाउ ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ लेटरल बड को। अभी हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन में कि ये लेटरल बड को प्रमोट करते हैं बाय ब्रेकिंग एपिकल डोमिनेंस। जैसे जो हम लोगों ने टी लीफ वाला क्वेश्चन किया था, तो वहां पे एपिकल बड जो होता है उसको कट कर दिया जाता है ताकि ग्रोथ हो सके लेटरल बड्स की, तो इसमें भी ये काम करते हैं। दूसरी चीज आती है मॉर्फोजेनेसिस। सो डिफरेंशिएशन या फिर मॉर्फोजेनेसिस जो होता है प्लांट टिश्यू में या ऑर्गन में, ये भी कंट्रोल करते हैं। इसको भी कंट्रोल किया जाता है इफ रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन इज प्रपोर्शनेट। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो प्रपोर्शनेट अमाउंट में होगा तो मॉर्फोजेनेसिस या फिर डिफरेंशिएशन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जो साइटोकाइनिन के बारे में हम लोग कर रहे थे। इसके बाद भी है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो ये इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट फॉर हाई और लो टेम्परेचर एंड डिजीज। जैसे टेम्परेचर सर्दियों के मौसम में लो हो जाता है, गर्मियों के मौसम में हाई हो जाता है, तो इससे भी उसको प्रिवेंट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि भाई तुम सरवाइव करो। और दूसरी चीज, उसको डिजीज से भी रेजिस्ट होने की पावर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई प्लांट में भी बहुत सारे डिजीज लग जाते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमंस को बहुत सारे डिजीज होते हैं वैसे प्लांट्स को भी हो जाते हैं, तो ये उससे भी उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। डिले एजिंग, एजिंग को भी डिले कर देते हैं। जैसे लीव्स होती है, अदर ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, तो उनमें एजिंग होने लगती है, तो ये उसको थोड़ा डिले कर देते हैं। अब कैसे डिले करते हैं? बाय द कंट्रोलिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को कंट्रोल कर लेते हैं ताकि उसका सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और न्यूट्रिएंट, इसको भी वो कंट्रोल करके ओवरऑल इसकी एजिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, प्लांट की एजिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। क्लियर? चलिए भाई, ये तो रहा आपका साइटोकाइनिन के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ एक्सप्लेन फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन। हमें इथाइलिन का फंक्शन और एप्लीकेशन दोनों बताना है। चलिए बताते हैं हम लोग। सो फंक्शन जो होता है इथाइलिन का, सबसे पहले देखो इथाइलिन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं प्लांट्स में। सी हाउ, डाइकॉट सीडलिंग्स जो होते हैं उसमें इथाइलिन जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है ना प्लांट्स में, कैसे होती है ग्रोथ? मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सीडलिंग में। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक। स्वेलिंग हो जाती है एक्सिस में और फॉर्मेशन हो जाता है एपिकल हुक का। दूसरी चीज, इट इज हाईली इफेक्टेड इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग में भी ये इफेक्ट करते हैं। जैसे इथाइलिन जो होता है ये एक वोलाटाइल कंपाउंड होता है। अगर कोई फ्रूट राइप है और इसके पास कुछ अनराइप फ्रूट रख दिए गए हैं तो उससे ये वोलाटाइल कंपाउंड निकल के अनराइप फ्रूट में चले जाते हैं और उसको भी राइप कर देते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के भी रेट्स को बढ़ा देते हैं। द राइज इन रेस्पायरेशन रेट इज कॉल्ड रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक प्रिक। ओके, तो ये ओवरऑल फ्रूट की राइपनिंग और रेस्पायरेशन को भी बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट हेल्प इन ब्रेकिंग सीड एंड बड डॉर्मेसी। सीड की ब्रेकिंग में और बड डॉर्मेसी में भी हेल्प करते हैं। Initiation of germination in peanut seed and sprouting of potato tuber is also due to the production of ethylene in plant. देखो initiation होता है, germination होता है peanut में। peanut का भी तो germination period होगा, जो peanuts हम लोग खाते हैं वो भी germinate होते हैं, तो उसमें भी ये help करते हैं। sprouting जो होती है potato tubers, जो पोटैटो हम लोग खाते हैं तो वहां पे ट्यूबर्स निकले होते हैं, तो उसको स्प्राउटिंग में हेल्प करते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन इन प्लांट। अब ये कैसे होता है? क्योंकि प्लांट में इथाइलिन प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से होता है। नाउ इन डीप वाटर राइस प्लांट, इथाइलिन जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं रैपिड इंटरनोड एंड पेट्यूल इलोंगेशन को। जो जैसे अभी हमने बताया राइस का जो प्लांट होता है इसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर मतलब बारिश के टाइम में ही ये लगाया जाता है। सो ये अब अंडर वाटर है, तो अंडर वाटर में जो इथाइलिन होते हैं ना ये प्रमोट करते हैं इंटरनोड और पेट्यूल इलोंगेशन।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। It proved to be helpful in increasing absorption surface of plant by promoting growth of root and formation of root hair। देखो ये प्रूफ करते हैं और हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है ना प्लांट के सरफेस पे, जैसे लीव्स हो गए या स्टेम हो गए, तो वो जो सरफेस वाला लेयर होता है वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको ये हेल्प करते हैं और प्रमोट करते हैं रूट के ग्रोथ में और रूट हेयर्स के फॉर्मेशन में। क्लियर? नेक्स्ट है ये स्टिमुलेट करते हैं फ्लावरिंग को, फ्रूट लाइक पाइनएप्पल में, मैंगो में और अदर रिलेटेड प्लांट में ये फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। मैंगो के फ्लावर्स आपने देखे होंगे, तो उसमें ये प्रमोट करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये तो फंक्शन, एप्लीकेशन बताना है। एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन क्या होता है? सो इथाइलिन जो होता है बच्चों, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इथाइलिन जो होता है ये हेल्प करते हैं रेगुलेशन में। इसके बहुत अच्छे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में, अभी तक हम लोगों ने देख लिया। नाउ इट इज नोन टू बी मोस्ट वाइडली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन एग्रीकल्चर फील्ड। ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन है एग्रीकल्चर फील्ड का। समझ में आया? ओके। इथिफॉन, ये देखो ये जो होते हैं ये मोस्ट वाइडली यूज्ड, मतलब ये एप्लीकेशन बताया जा रहा है, कंपाउंड होते हैं एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन। ये टेंड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेडली इन द एक्वस सॉल्यूशन और ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द प्लांट। प्लांट के अंदर ही ये उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। द स्लोली रिलीज इथाइलिन, जिसकी वजह से स्लोली रिलीज होता है इथाइलिन का। चलिए भाई, फंक्शन जो होता है इथोफोन का ये देखते हैं। इथोफोन जो होता है दैट इज नोन एज कंट्रोल फ्रूट राइपनिंग। ये फ्रूट राइपनिंग जैसे टोमेटो और एप्पल्स में होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ये हेल्प करते हैं एक्सेलरेटिंग एब्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट। देखो जो ये हेल्प करते हैं एक्सेलरेटिंग एब्सेशन फ्लावर्स में और फ्रूट्स में, जैसे कॉज थिनिंग ऑफ फ्रूट लाइक कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। थिनिंग होती है, फ्रूट्स की थिनिंग होती है, जैसे ये हम लोग देख सकते हैं आपके कॉटन में, चेरी में, वॉलनट में, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। बाकी ये हेल्प करते हैं प्रमोटिंग फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर। कुछ प्लांट्स में फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, जैसे पपाया आप देख लीजिए। तो उस केस में क्या होते हैं, फीमेल फ्लावर्स को ये ज्यादा ग्रो अप करवाते हैं, प्रमोट करते हैं। नाउ दस एनहेंसिंग द yield ऑफ द फ्रूट, जैसे ये कुकम्बर के केसेस में भी हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सी इन एन एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन एन एक्सपेरिमेंट द कैलस प्रोड्यूस फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट डिड नॉट प्रोलिफरेट अंटिल कोकोनट वाटर वाज एडेड, गिव रीजन। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें जो कैलस है वो प्रोड्यूस हो रहा था इंटरनोडल सेगमेंट से, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं हो रहा था बिना कोकोनट वाटर के। बताना है हमें क्यों ऐसा हो रहा था। सो कैलस क्या होता है बताया, दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ये कैलस जो होते हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं जब इसको न्यूट्रिएंट मीडियम मिलता है जिसमें ऑक्सीन हो। वो क्या कंटेन करे, ऑक्सीन को कंटेन करता है। और सब ये ऑक्सीन जो होता है ये हमें ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, तो ये ऑक्सीन कोकोनट मिल्क में देखने को हमें ज्यादा मिलता है। इसके साथ ही इसमें काइनेटिन भी होता है, जिसे हम लोग साइटोकाइनिन भी कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ ये कंट्रोल कर पाता है, मतलब प्लांट को ग्रोथ में हेल्प कर पाता है। अब समझ में आया कि जो कैलस है उसमें जब कोकोनट वाटर डाला जा रहा है तभी उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, ऑक्सीजन और काइनेटिन मिलता है, जिसकी वजह से वो ग्रो हो पा रहा है। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ why do cut leaves dipped into cytokinin stay green for a longer duration? क्वेश्चन है कि जो कट लीव्स होती हैं इसको अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये येलो हो जाती हैं, बट अगर कट लीव्स को हम लोग डिप कर देते हैं साइटोकाइनिन में तो ये ग्रीन रहते हैं। इसका हमें रीजन बताना है कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये ग्रीन क्यों रहते हैं साइटोकाइनिन
काइनिन में। सो साइटोकाइनिन जो होते हैं ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, रेगुलेटर होते हैं, स्टिमुलेटर होते हैं, जो कि प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल सेल के ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में। नाउ अभी हम लोगों ने देखा था कि ये रिटार्ड कर देते हैं एजिंग को। किसको रिटार्ड कर देते हैं? एजिंग को रिटार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, मतलब एजिंग को कैसे रिटार्ड करेंगे? जब प्रोटीन के सिंथेसिस को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तभी तो होगी। सो नाउ ये प्रमोट कर देते हैं, प्रमोटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल होते हैं रिटेन्ड कर जाते हैं और लीफ जो होती है लॉन्गर टाइम के लिए ग्रीन रहती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो रिटार्ड होता है, एजिंग को रिटार्ड कर देते हैं, मतलब थोड़ा रोकने की कोशिश कर देते हैं। अब यहाँ पे जो प्लांट ऑर्गन होते हैं ये प्रमोट कर देते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को, मतलब वो प्रोटीन बनने लग जाता है। थोड़ा कंट्रोल एरिया हो गया ना। जैसे अब किसी चीज को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, लाइक कि किसी कंट्रोल एरिया में मतलब वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होने लगती है। अब ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज उसको मिल रहे हैं तो वो क्यों बुढ़ा होना चाहेगा भाई? नहीं होगा ना। तो अब इसकी वजह से जो क्लोरोफिल होते हैं वो रिटेन्ड हो जाते हैं लीफ पे और ग्रीन लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। क्लियर? तो ये एक रीजन है। अगर आप भी अपने किसी प्लांट को लॉन्ग टाइम के लिए या लीफ को ग्रीन को लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हो, ग्रीन किसी लीफ को, तो उसको साइटोकाइनिन में डिप करके आप रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई। कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें सबका एक्सप्लेनेशन करना है। एक्सोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन फेल टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ इंटैक्ट प्लांट। दूसरा है विटामिन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज प्लांट ग्रोथ हार्मोन। थर्ड है सम प्लांट्स बिलोंगिंग टू हेलोफाइट एंड ग्रोइंग इन मर्शी लैंड्स फेस ग्रेट डिफिकल्टी इन सीड जर्मिनेशन। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन सबका रीजन आपको बताना है क्यों। गिबरलिंस डू नॉट एनहेंस द ग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड प्लांट पार्ट। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन के हमें आंसर देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन्स फेल टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ इंटैक्ट प्लांट। ओके, सो ऑक्सीन्स जो होते हैं ये फेल होते हैं टू कॉज ग्रोथ ऑफ इंटैक्ट प्लांट बिकॉज रिक्वायर्ड होता है एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एपिकल रीजन में उन प्लांट्स में, और सिर्फ वही पार्ट ग्रो कर पाता है। प्लांट का सिर्फ वही पार्ट ग्रो कर पाता है। देखो ऑक्सीन के बारे में इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये जहां प्रेजेंट होगा वहीं ग्रोथ होगी, तो जिस रीजन में ये प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहां पे ऑक्सीन होते नहीं है या ऑक्सीन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं तो वहां पे उस एरिया में ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जहां पे वो होगा उसी एरिया की ग्रोथ होगी। ओके, तो ये इसका रीजन है। दूसरा क्वेश्चन है विटामिन आर नॉट कंसिडर्ड एज प्लांट ग्रोथ हार्मोन। विटामिन्स को क्यों नहीं कंसिडर्ड किया जाता है एज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन? नाउ सी, विटामिन का कोई स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होता ग्रोथ प्लांट के लिए। ये एसेंशियल होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन के पर्पज से अगर देखें तो ये एसेंशियल होते हैं, लेकिन ग्रोथ रेगुलेटर के पर्पज से ये एसेंशियल नहीं होते हैं। सो दे आर एसेंशियल फॉर डाइटरी फैक्टर्स नीडेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल अमाउंट। कितना विटामिन चाहिए होता है? जितना थोड़ा सा अमाउंट में विटामिन ह्यूमंस को चाहिए होता है वैसे ही थोड़े से अमाउंट में विटामिन प्लांट्स को भी चाहिए होता है। ये they influence on growth and metabolism through indirect effect on metabolism because कुछ vitamins जो होते हैं ना ये co-factors होते हैं enzymes के, that's why। clear? चलिए next question हम लोग देख लेते हैं। some plants belonging to halophyte growing in marshy land face great difficulty in seed germination। so जो plant belong करते हैं हेलोफाइट्स के और ग्रो होते हैं मर्शी रीजन में, इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है बिकॉज इनका जो सीड जर्मिनेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर वो इफेक्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ ये जो प्लांट होते हैं सॉल्व दीज प्रॉब्लम बाय वीवी पेरी। देखो जहाँ पे प्लांट को जो वाटर चाहिए होता है उसमें अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्लांट की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे तो सीड जर्मिनेशन पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, तो अब ग्रोथ कैसे होगी? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
गिबरेलिंस डू नॉट एनहांस द ग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड प्लांट पार्ट। आइए, गिबरेलिंस जो होते हैं ये रिक्वायर होते हैं प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। कहाँ होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, टू कॉज एलोंगेशन ग्रोथ। क्या करते हैं ये? एलोंगेशन ग्रोथ। नाउ देयरफॉर दे डू नॉट एनहांस ग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड प्लांट पार्ट। ये आइसोलेटेड प्लांट पार्ट का ग्रोथ नहीं करवा पाते अगर मेरिस्टेमेटिक सेल एब्सेंट होगा तब। जब मेरिस्टेमेटिक सेल ही एब्सेंट हो जाएगा तो वो उस पार्ट की ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे। दैट इज द रीजन। क्लियर? ओके। सी, a farmer grow cucumber plant in his field. He want to increase the number of female flowers in them. Which plant growth regulator can be applied to achieve these? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फार्मर है, उनको अपने फार्म में फीमेल फ्लावर्स चाहिए कुकुम्बर के, तो ये कह रहे हैं कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अप्लाई किया जाएगा ताकि उस टारगेट को अचीव किया जा सके। ओके, सो कौन सा प्लांट ग्रोथ अप्लाई किया जाएगा भाई? हार्मोन। सो यहाँ पे बच्चों इथाइलिन जो होता है उसको अप्लाई किया जाएगा। इथाइलिन जो होता है ये मेजर रोल प्ले करता है या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावर के, फीमेल फ्लावर को ग्रो करवाने में, जो कि एक मोनोशियस फ्लावर होते हैं। ओके, और ये एसोसिएटेड होते हैं जिससे प्रमोशन होता है फीमेलनेस का प्लांट्स में। तो इस वजह से फार्मर को इथाइलिन जो होता है वो स्प्रे करवाना चाहिए अपने फार्म में कि फीमेल फ्लावर्स का नंबर बढ़ जाए। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? यील्ड बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, while experimentation, why do you think it is difficult to assign any effect seen to any single hormone? एक्सपेरिमेंटेशन के टाइम पे हमें क्यों ऐसा लगता है कि कोई जो इफेक्ट है किसी पर्टिकुलर हार्मोन का, एक सिंगल इफेक्ट, वो थोड़ा मुश्किल है देखना। लेट्स सी, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो होते हैं बच्चों ये सिनर्जिस्टिक होते हैं एक दूसरे से, मतलब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं अपने मोड ऑफ फंक्शन से। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग जज नहीं कर पाते वेदर कि ये पर्टिकुलर इफेक्ट किस हार्मोन का है, मतलब कौन सा हार्मोन इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है और किसी सिंगल हार्मोन के प्रोड्यूस होने से क्या एडिटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं बाकी सब हार्मोन्स में। ओके, तो ये ओवरऑल आप इसका आंसर क्या कहोगे? दे आर सिनर्जिस्टिक टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इनिशिएटिंग इन रूटिंग इन स्टेम कटिंग। जैसे ऑक्सीन ने हेल्प किया इनिशिएटिंग, जब शुरुआत होती है रूटिंग की उस टाइम पे। अब नाउ एन एप्लीकेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। जब हम लोग प्लांट का प्रोपोगेशन करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे रोज़ की जो स्टेम होती है उसको कट करते हैं और हम लोग लगा देते हैं तो फिर उसमें से रूट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो साइटोकाइनिन जो होते हैं ये शो करते हैं सिमिलर फंक्शन ऑफ रूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन भी रूट फॉर्मेशन का फंक्शन शो करते हैं। नाउ ऑक्सीन जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को इन पाइनएप्पल्स। दे ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ये पार्थेनोकार्पी भी शो करते हैं इन टोमेटोज। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। बोथ जो गिबरेलिंस होते हैं और इथाइलिन होते हैं ये सिनर्जिस्टिक होते हैं ऑक्सीन्स के इन इनिशिएटिंग फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जो गिबरेलिन है और इथाइलिन है और सिनर्जिस्टिक होते हैं ये किसके? ऑक्सीन के सिनर्जिस्टिक होते हैं। तो ये इनिशिएट करेंगे फ्लावरिंग को, उसके बाद ये फ्रूटिंग में भी हेल्प करते हैं फ्रूट के सेट को। तो ये सब एक दूसरे के साथ श्रिंक होके कर रहा है ना, मतलब कि एक हो रहा है तो दूसरा हो रहा है, दूसरा हो रहा है फिर तीसरा हो रहा है, तो ऐसे ये सब एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। साइटोकाइनिन और गिबरेलिन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस और डिले कर देते हैं प्रोसेस ऑफ लीफ एजिंग। लीफ की एजिंग को के प्रोसेस को डिले कर देते हैं। क्लियर? नाउ अगर देखें तो इथाइलिन जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं एजिंग को और एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव्स। ओके, नाउ फ्लावर्स के लिए भी शो करते हैं, लीफ और फ्लावर के लिए ये थोड़ा एब्सेशन शो करते हैं। उसके बाद ये शो करते हैं जितने भी हार्मोन्स होते हैं दे ऑल आर सिनर्जिस्टिक ईच अदर इन द मोड ऑफ एक्शन इन प्लांट। तो जितने भी हार्मोन्स अगर आप देखें, जो एग्जांपल्स में ही देखें हमने, तो ये सब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट
शो कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आई चीजें कि अगर कोई प्लांट के फ्लावर में हेल्प कर रहा है तो दूसरा फ्रूटिंग में हेल्प कर रहा है। ओके, तो ऐसे ऐसे आपने एग्जाम्पल के फॉर्म में भी देख लिया कि कैसे ये सब इफेक्ट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो रोल होता है एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। हमें अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है। सो जो रोल होता है एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का बच्चों, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। एथाइलिन जो होता है ये सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, वी ऑल नो दैट। नाउ ये सिंथेसिस होते हैं लार्ज अमाउंट में बाय टिश्यू अंडरगोइंग एजिंग एंड राइपनिंग। जो टिश्यू एजिंग और राइपनिंग में चले जाते हैं उनसे ये सिंथेसाइज होते हैं। कौन? एथाइलिन। नाउ ये प्रमोट करते हैं एजिंग को एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स को, स्पेशली लीव्स और फ्लावर्स को। किसको करेंगे? लीव्स और फ्लावर्स को। नाउ अब इनका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? ये ही इनका नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब एजिंग को ये बढ़ावा दे रहे हैं, दैट्स व्हाई ये इसका नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है। सो एज इट्स पॉजिटिव इफेक्ट, एथाइलिन जो होते हैं ब्रेक करते हैं सीड में, बड डोमेसी में, अभी हम लोगों ने देखा था, और ये इनिशिएट कर देते हैं जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। पीनट सीड्स में ये जर्मिनेशन शो करने लगते हैं, स्प्राउटिंग होने लगती है पोटैटो ट्यूबर्स में। ओके, और फिर ये प्रमोट करते हैं इंटरनोड को, पेटियोल इलोंगेशन को, जो कि डीप वाटर में रहता है, जैसा हम लोग राइस प्लांट्स में देखते हैं। ये हेल्प करते हैं लीव्स के इनर पार्ट ऑफ द शूट को टू रिमेन अबव वाटर। क्लियर, ये हेल्प करते हैं लीफ को या उसके इनर पार्ट को, शूट के, ताकि वो अबव वाटर रिमेन रह सके। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दिखा। नाउ एब्सिसिक एसिड की बात करें तो एब्सिसिक एसिड जो होते हैं ये पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड्स डेवलपमेंट में और मैच्योरेशन में। जब सीड का डेवलपमेंट होता है, मैच्योर होते हैं, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल शो करते हैं। और इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है ये एक्ट करते हैं जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह और इनहिबिट कर देते हैं प्लांट मेटाबोलाइज्ड को। क्लियर। नाउ एबीए जो होता है ये इनहिबिट कर देता है जर्मिनेशन को ही ये इनहिबिट करने लगते हैं। उसके बाद ये स्टिमुलेट करते हैं क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस और इंक्रीज कर देते हैं टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से प्लांट क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस को झेलने लगते हैं। क्लियर। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन के। चलिए, मेंटेन द फैक्टर्स विच प्रूव दैट फाइटोहॉर्मोन्स एक्ट सिनर्जिस्टिकली टू और एंटागोनिस्टिकली। हमें बताना है फैक्टर जो कि प्रूव करते हैं जो फाइटोहॉर्मोन्स होते हैं ये सिनर्जिस्टिकली या फिर एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। जो फैक्टर होते हैं प्रूव करते हैं फाइटोहॉर्मोन्स को और एक्ट करते हैं सिनर्जिस्टिकली और एंटागोनिस्टिकली, दे आर सेल डिवीजन इज प्रमोटेड बाय बोथ ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन जो कि होता है सिनर्जिस्टिकली इफेक्ट। सेल डिवीजन क्या होता है, प्रमोट होता है, किससे प्रमोट होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन से। तो ये इसका क्या हुआ, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हुआ। ओके, दूसरा देखते हैं। ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स जो होते हैं ये इंटरैक्ट करते हैं टू कंट्रोल मॉर्फोजेनेटिक डिफरेंशिएशन ऑफ शूट एंड रूट। सी, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इंटरैक्ट करते हैं ताकि ये कंट्रोल कर सके मॉर्फोजेनेटिक डिफरेंशिएशन जो शूट और रूट में होता है। अब सी, जब ऑक्सिन एक्सेस हो जाता है तो रूट डिफरेंशिएशन जो होता है कैलस में, जब ऑक्सिन एक्सेस होगा तो कैलस में रूट डिफरेंशिएशन होने लगता है। वाइल अगर एक्सेस ऑफ साइटोकाइनिन होगा तो ये प्रमोट करते हैं शूट बड फॉर्मेशन को। किसको प्रमोट करते हैं ये, शूट बड के फॉर्मेशन को। ओके, फाइन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो होते हैं दे एक्ट एंटागोनिस्टिकली इन कंट्रोलिंग एपिकल डोमिनेंस। ये एंटागोनिस्टिकली तब शो करते हैं जब ये एपिकल डोमिनेंस हो जाते हैं। ऑक्सिन कॉज करते हैं एपिकल डोमिनेंस व्हाइल साइटोकाइनिन ओवरकम सेम। नाउ एजिंग इज प्रिवेंटेड बाय ऑक्सिन एंड
cytokinin while it is stimulated by abscisic acid. एजिंग कौन प्रिवेंट करता है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, और ये स्टिमुलेट होते हैं एब्सिसिक एसिड के थ्रू. क्लियर? चलिए, नाउ जो एक्टिविटी होती है कैम्बियम और फ्रूट ग्रोथ की, ये सीम्स टू बी प्रमोटेड बाय ऑक्सिन, दैट इज प्रमोटेड बाय ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स के थ्रू ये प्रमोट होते हैं गिबरलिंस और साइटोकाइनिन्स के थ्रू. नाउ सेम जो होता है इनहिबिटेड बाय एब्सिसिक एसिड. देखो, प्रमोट करने के लिए तो इनके पास ऑक्सिन्स हैं, गिबरलिंस हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, लेकिन इनहिबिट कौन करते हैं? दे आर एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड अभी तक आपने देखा ये इनहिबिटर का काम ज्यादा कर रहे हैं, है ना. चलिए, जो डॉर्मेसी होती है सीड्स की और बड्स की, ये मोस्टली ड्यू टू द एब्सिसिक एसिड. किसकी वजह से होता है? ये एब्सिसिक एसिड की वजह से. और सेम ब्रोकन बाय गिबरलिंस. और किससे ब्रोक होते हैं ये? गिबरलिंस के थ्रू. नेक्स्ट है साइटोकाइनिन कॉज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. साइटोकाइनिन कैसे होता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की वजह से. साइटोकाइनिन मतलब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन, व्हाइल एब्सिसिक एसिड जो होते हैं रिजल्ट्स इन देयर क्लोजर, और एब्सिसिक एसिड उसको क्लोज करने का काम करते हैं. ओके, स्टोमेटा को ओपन करने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा हार्मोन होता है, सो दैट इज साइटोकाइनिन. और क्लोज करने के लिए कौन से हार्मोन होते हैं? सो दे आर एब्सिसिक एसिड. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम लोग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ GA3 is applied to rice seedling? Dividing cells stop differentiating. A rotten fruit get mixed with unripe fruit. You forgot to add cytokinin to the culture medium. ये आपके NCERT में भी क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, और ये आपकी अरिहंत की इस बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है. सो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 71 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे. क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है. सो GA3 जो होता है अप्लाइड होता है राइस सीडलिंग में बिकॉज इट सो इससे क्या होगा? ग्रो एक्सट्रीमली टॉल. राइस की जो प्लांट होगी वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे. दूसरी चीज, डिवाइडिंग सेल अगर स्टॉप कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइडिंग सेल अगर स्टॉप हो जाए, स्टॉप कर दे डिफरेंशिएटिंग को, तो क्या होगा? सो जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म करने लगेंगे, लाइक कैलस का फॉर्मेशन होने लगेगा उस जगह पे. A rotten fruit get mixed with unripe fruit. अगर rotten fruit को मिक्स कर दिया जाए unripe fruit से तो क्या होगा? तो इसका तो आंसर सिंपल है भाई, जो unripe fruits होंगे वो भी बड़ी तेजी से ripe कर जाएंगे क्विकली. You forgot to add cytokinin to the culture medium. अगर आप किसी कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन को ऐड करना भूल गए तब, सो नाउ उस टाइम पे क्या होगा? कैलस विल नॉट डेवलप शूट बड. जो कैलस होगा वो शूट बड को डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइटोकाइनिन जो होता है ये प्रमोट करता है शूट की ग्रोथ को. अब जब यही नहीं पड़ेगा तो शूट की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. Plant growth substances have innumerable practical application. Name the plant growth regulator you use to increase yield of sugarcane, promote lateral shoot growth, cause sprouting of potato tuber and inhibit seed germination. बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, जो इंक्रीज करते हैं yield of sugarcane. So कौन करेंगे वो इंक्रीज? गिबरलिंस जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं यील्ड ऑफ शुगर केन को. इंटरनोड्स बढ़ जाएंगी तो शुगर केन का यील्ड बढ़ जाएगा. दूसरा क्या है? प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ. तो वो तो साइटोकाइनिन होते हैं, साइटोकाइनिन प्रमोट करते हैं शूट ग्रोथ को. तीसरा क्वेश्चन है आपका कॉज स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर. तो गिबरलिंस जो होते हैं ये कॉज करते हैं पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग को. उसके बाद है इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन. तो इसके लिए भाई एब्सिसिक एसिड होता है जो कि इनहिबिट कर देता है सीड के जर्मिनेशन को. क्लियर? देखो कितना इजी वे में दिया हुआ है, आप वैसे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि बड़े इजी चीज है. चीजों को लिंक अप करके प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझोगे ना तो बड़े इजीली कर लोगे, क्वेश्चन भी एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं. सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
Suggest some ways in which inhibitors are important to plant survival in natural adverse condition. देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि inhibitors के बारे में बताना है कि inhibitors plant survival के लिए कैसे important है और कैसे उनको help करते हैं natural adverse condition के लिए. Okay? सी इनहिबिटर जो होते हैं ये भी प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना. जैसे कोई पॉजिटिव चीज अच्छी है भाई, तो नेगेटिव चीज भी इतनी बुरी नहीं है. इनहिबिटर्स भी इतने बुरे नहीं है प्लांट के लिए. सी हाउ ये सरवाइव कराते हैं हायर प्लांट्स को टेम्परेट जोन्स में. ओके जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है वेदर कंडीशंस का. बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस होंगे तो वहाँ प्लांट को रेजिस्ट होना पड़ेगा ना. अगर प्लांट रेजिस्ट नहीं हो पाएगा दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. फाइन. सो प्लांट जो होते हैं बिकम डोरमेंट ड्यूरिंग हार्श विंटर पीरियड. जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो उस टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं वो हार्श हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, डोरमेंट की कंडीशन में आ जाते हैं जब हार्श विंटर टाइम आता है तब. और बिकम एक्टिव प्लांट ऑन कमिंग फेवरेबल कंडीशन. फिर जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब थोड़ी विंटर्स कम होने लगते हैं, तो उस टाइम पे इनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, उस टाइम पे ये नॉर्मल हो जाते हैं, एक्टिव प्लांट हो जाते हैं. क्लियर. Seed often will not begin to germinate. Seed जो होते हैं वो भी germinate नहीं हो पाते until they have been exposed to cold. जब वो expose कर दिए जाए, until they have been exposed to cold. Now जो breaking होती है dormancy की and the beginning of growth depend on the release from inhibition of metabolic एक्टिविटी. जो ब्रेकिंग होती है डॉर्मेसी की और बिगिनिंग होती है, एक ब्रेकिंग और बिगिनिंग होती है, ब्रेकिंग होती है डॉर्मेसी की और बिगिनिंग होती है ग्रोथ डिपेंड की, जो कि रिलीज करते हैं इनहिबिशन से ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो यहाँ पे इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्लियर. नाउ on germination, a seed first produce shoot while leaf and flower appear later. कह रहे हैं जब germination होता है तो पहले हमें एक सीड जो होता है वो पहले प्रोड्यूस करता है शूट को, बाद में लीफ और फ्लावर को. Why do you think these happen? ऐसा क्यों होता है? How is these advantageous to plant? और प्लांट के लिए ये एडवांटेज कैसे. क्लियर. जैसे अगर हम लोग स्प्राउटिंग करते हैं, जैसे आप कोई अगर सीड लगा देते हो तो उसमें आपने देखा होगा पहले लीव्स तो आ नहीं जाते भाई, पहले स्टेम निकलती है, स्टेम के बाद लीव्स निकलते हैं, उसके बाद फ्लावर्स निकलते हैं. तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है ये क्यों होता है ऐसा, और ये प्लांट के लिए एडवांटेजियस कैसे होता है. चलिए बताते हैं. सो जर्मिनेशन के टाइम में सीड जो होता है पहले प्रोड्यूस करता है शूट को. क्लियर. उसके बाद लीव्स को, उसके बाद फ्लावर को और उसके बाद फ्रूट को. क्लियर. नाउ अब इसमें क्या होता है, शूट जो होते हैं, लीव, फ्लावर अपीयर लेटर, बिकॉज जो फ्लावर हार्मोन होते हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं लीव्स के पास और ट्रांसमिट होते हैं ग्रोइंग पॉइंट पे जहाँ पे फ्लावरिंग अकर होती है. सबसे पहले शूट बना, शूट के बाद लीव बना, लीव के पास ही इसके फ्लावरिंग हार्मोन बनते हैं और उसी के टिप पे जाके फ्लावर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर. दूसरी चीज, ये एडवांटेज कैसे होते हैं, तो ये एडवांटेज होते हैं प्लांट के लिए क्योंकि जो वेजिटेटिव फेज होता है ये प्रिपेयर करता है प्लांट को रिप्रोडक्टिव फेज के लिए. किस फेज के लिए? रिप्रोडक्टिव फेज के लिए. सो दैट इट कैन बियर स्ट्रक्चर लाइक फ्रूट एंड सीड, ताकि वो उसको बेयर कर सके. लाइक फ्लावर भी अगर आए या लीफ भी अगर आए तो बिना स्टेम के वो आएगा कैसे, पहले तो लॉजिक ये है. अब अगर उसका जो लीफ है, फ्लावर है या फ्रूट है तो उसको उसके जो वेट है उसको बेयर करने के लिए कुछ तो चाहिए. तो जब तक स्टेम की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी कैसे वो बेयर कर पाएंगे, है ना. चलिए, तो ये इसका मेन रीजन है. और यहाँ पर बच्चों आपका ये जो सेक्शन है प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सॉरी हॉर्मोन्स ही बार बार आ रहे हैं. सो ये चैप्टर फिनिश हो गया है. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, कोई और सवाल है या आपकी कोई क्यूरियोसिटी है जो मतलब अभी है इस पीपीटी के थ्रू या इस क्लास के थ्रू खत्म नहीं हो पाई है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए. आई विल गिव यू आंसर. चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. टेक केयर एंड गुड बाय.